हाँ भाई टाबरो, क्या हाल है थारो? बढ़िया हो? किसी की चाल रही थारी पढ़ाई? समांतर श्रेणी समझ में आयोगे है? आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो समांतर श्रेणी में आपकी क्लास 10वीं, कक्षा 10वीं की ये समांतर श्रेणी चल रही है और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। पहली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, दूसरी क्लास में हमने 5.1 को हल किया था। आज की तीसरी क्लास में हमें 5.1 का चौथे के जो 10 क्वेश्चन बचे हुए वो करेंगे, प्लस इसका पहला जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो करेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। और उसमें क्वेश्चन ये है कि पहचान करो कि दिया गया एक सीरीज जो है, प्रोग्रेशन है, वो क्या समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसका पहला पद याद करो, सार्वंतर। हाँ जी, तो ऐसे सवाल में हमको ये पहचान करनी है, क्या ये दिया गया श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, क्या इसमें कोई पहला पद भी है या नहीं, कोई सर्वांतर है या नहीं है, ठीक है ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है? देखो अब इसको कैसे करेंगे, अभी देखो, आप देखते जाओ, ठीक है? पहले तो इस दशमलव को थोड़ा सा अंडरस्टूड करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा इसमें। देखो बच्चों, आप एक बात आओ, इन दोनों का अंतर कितना है? इस संख्या में, इस संख्या में कितना अंतर है बताओ? अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट बताना, तो आप घटा के देख लो, आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटा लो। 2 में से 0 2, 2 में से 2 0, 0.02, ये डिफरेंस आ गया। यानी ये आगे वाला पद है और ये पीछे वाला पद है, यानी आपने a2 माइनस a1 निकाला है, वो कितना आया? 0.02 आया, ठीक है ना? अब बताओ इसका आंसर कितना आया? 0.02। अब देखो बच्चा लोग, इसमें और इसका अंतर निकालो, इसका और इसका अंतर निकालो, देखो क्या आएगा? 0.222, 0.22 और 0, 2 में से 0 2, ये 0, ये 0, ये 0, यानी ये आ गया अंतर 0.002 आ गया। क्या मैंने आपको लास्ट का पीछे वाली जो कक्षा थी, क्लास थी, उसमें ये सिखाया था कि जैसे मान लो ये ऐसी चेन बने और आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटाते हैं ना, तब एक अंतर आता है और उस अंतर को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। और डी का मान कितना आया? 2 2, 6 और 4 का अंतर भी 2। अगर ये बराबर आ जाए तब जाके ये श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी होगी बच्चा पार्टी। कौन सी? समांतर। अब यहां पे देखो, ये तो 7 जन्म में भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 अंक और यहाँ पे 3 अंक है, बहुत बड़ा फासला हो गया है। जब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है? कर्मागत पदों में अंतर बराबर नहीं है। समांतर का मतलब ही होता है समान अंतर। अब इसमें अंतर ही समान नहीं है तो श्रेणी समांतर कैसे होगी? तो अब हम क्या कह देंगे? यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। तो इसमें आपको प्रथम पद सार्वंतर भी बताने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है ना? ये अभी जैसे ये छठा था, अब 7वां प्रश्न कराऊंगा, आप इसको मिटाओ पहले। चलो, हाँ जी, देखो बच्चा पार्टी, एक नया सवाल है, 7वां क्वेश्चन। आपको पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। 0 -4 -8 और -12 और ये डेस 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 डेस। आप एक काम कीजिए, आप मुझे इतना बता दीजिए, इसमें a1 कौन है, यानी पहला पद। आप कहोगे सर 0, a2 -4, a3 -8, ठीक है ना? और a4 कितना है? a4 -12। इसमें आप सार्वंतर निकालिए। क्या निकालिए? सार्वंतर। समांतर श्रेणी के होने या नहीं होने का पता किससे लगता है? सार्वंतर से लगता है, और वो होता है a2 -a1। अदरवाइज आप a3 -a2 भी निकालोगे, a3 -a2, आप a4 -a3 भी निकालोगे। यानी a2 यानी आगे वाला पद, a1 यानी पिछले वाला पद, 3 यानी 3 नंबर पे पद आता है, वो a2 यानी 2 नंबर पे आता है।
A4 यानी 4 नंबर पे जो आता है और उसके पीछे 3 नंबर, यानी आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। देखो अगर ये बराबर बराबर आ गया, अगर ये बराबर बराबर आ गया तो सवाल सही है, अदरवाइज ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, A2 का मान कितना है? बोले सर -4। कितना है? -4। माइनस A1 का मान सर 0। ठीक है, यहां पे देखो A3 का मान -8 और माइनस नहीं है सवाल वाला। A2 का मान -4 है तो माइनस की संख्याओं को कोष्टक में लिख दो। A4 का मान -12, A3 का मान -8, -4 से 0 गया -4, -8, माइनस माइनस +4, माइनस माइनस +8। देखो बच्चा ये -4 है, 8 में से 4 गए माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है -4। बताओ ये सब बराबर आ गया क्या? बताओ, ये भी -4 है, ये भी -4 है और ये भी -4 है, सबके सब बराबर है। इसका मतलब कर्मागत पदों के बीच में अंतर समान होने की वजह से ये जो सीरीज है, ये प्रोग्रेशन जो है वो एक समांतर श्रेणी है। लिखेंगे चूंकि यहां के बीच अंतर समान है, अतः इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। बच्चों कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। ठीक है, और जिसका सार्वंतर कितना है? बताओ, जिसका सार्व अंतर d का मान हो जाएगा -4, क्योंकि ये d का मान ही तो है, ये भी d का मान है, वो भी d का मान है और ये भी इस d का ही मान है। आपकी जो इच्छा है वो लिख दो। अब इसके आगे के कितने पद पूछे हमसे? 4 पद। कितने पद? 4 पद। देखो अब मैं इसके आगे की 4 पद निकालता हूं, तो बताओ अगर मुझे इसका 5वां पद निकालना हुआ, कौन सा पद? 5वां पद। तो 5वां पद कैसे आएगा? बताओ कैसे आएगा? पहले पद में d जोड़ूंगा, दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में d जोड़ूंगा, तीसरा आएगा, तीसरे पद में d जोड़ूंगा, चौथा आएगा, तो चौथे में d और जोड़ दो, ये 5वां पद आएगा। पहले दिन सिखाया थी ये बात मैंने, यानी हर एक पद में d d d जोड़ते चलो तो वो 5वां पद आ जाएगा। तो 5वां पद आ जाएगा आपका -12 में आप जोड़ दो -4, तो ये आ जाएंगे -12 प्लस माइनस माइनस -16, तो ये आ जाएंगे -16, फिर -20 और इस तरह से आप बढ़ाते चलना, -24, -28। बच्चों ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ज्यादा ऐसे दिमाग पे लोड ना लो। आगे 4 के आप 10 पद निकाल सकते हो, बस 4 बढ़ाते चलो, 16, 20, 24, 28, 32, 36, -40, लेकिन सब में माइनस लगा देना, क्योंकि हर बार -4 ग्रोथ कर रहा है ना। या फिर ऐसे कह सकते हो कि हर बार 4 -4 ना कम हो रहा है, लेकिन माइनस में कम हो रहा है, माइनस में कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब मैं एक नया सवाल लेके आता हूं आपके लिए। अच्छा, कोई आपसे पूछे इसका 6वां पद कौन सा है? 6ठा पद यानी A6, तो वो A5 में d जोड़ दो, यानी पीछे वाले पद में एक नया d जोड़ देंगे। पीछे वाला पद कौन सा? -16 प्लस d का मान -4, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे? -20 हो जाएंगे। ऐसे आप 7वां भी ज्ञात कर सकते हो। देखो ये रहा, ठीक है ना। फिर -24 आएगा, फिर -28 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसको नोट करो अच्छे से और फिर वीडियो को रोक के नोट करो, फिर मैं नया सवाल लेके आता हूं आपके लिए। चलो 7वां था, अब 8वां क्वेश्चन देखो। बच्चों एक नया सवाल आपके सामने है बोर्ड पर कि -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यानी इसमें जो पहला पद है वो ही बार बार लिखा जा रहा है और बोल रहा है धीरे 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 ऐसे बनेगी। तो इस तरह की जो ये श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं? तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें कोई भी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना। ये हूबहू है। क्या है? हूबहू। हूबहू का मतलब सेम टू सेम।
अगर ये सेम टू सेम है तो इन क्रमागत पदों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? शून्य, यानी डी का मान शून्य, डी का मान शून्य, डी का मान है शून्य, क्योंकि समान चीज से समान चीज घटाएंगे तो जीरो ही आएगा। 100 में से 100 घटा दो जीरो, -5 से -5 घटा दो जीरो। जब डी का मान जीरो तो जीरो भी तो एक डी हो सकता है और वो आपस में बराबर होता है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो आप लिख दोगे हाँ यह एक समांतर श्रेणी है, हाँ यह एपी है जिसका सार्वंतर जीरो है। और जीरो जिसका सार्वंतर होता है बच्चों, उसके चाहे हजारवा पद पूछ ले तो ही वही होगा जो उसका पहला पद है। अब इसके आगे के 4 पद भी कितने होंगे? -1/2, -1/2, -1/2, यानी आगामी जो इसके 4 पद होंगे ना तो वो -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 यही होंगे। आगे के 4 पद भी यही होंगे। समांतर श्रेणी बिल्कुल है। ये था आपका चौथे का 8वां प्रश्न। अब देखो इसका 9वां प्रश्न देखेंगे आप। देखो बच्चों एक नया सवाल है तुम्हारे सामने, 1 3 9 27, यानी 1 3 9 फिर 27। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसका पहला पद कौन है? 1, दूसरा 3, तीसरा 9, चौथा 27। 1 और 3 के बीच में अंतर कितना आता है? बोले सर 2 का होता है ना। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, अदरवाइज देखो 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 27 में से 9 गया बताओ 18। क्या ये किसी भी एंगल से बराबर है क्या? बोले नहीं है सर, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। यहां पर बच्चों ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। a2 - a1 2 है और a3 - a2 का मान 6 है, तो हम लिख सकते हैं a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2 के, यानी सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। अब नहीं है AP तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस इतना ही छोड़ देना है, आगे के 4 पद इसमें नहीं बताने। चलो इसको नोट करो। ये था आपका 9th क्वेश्चन। अब आप सब कह रहे हो कि सर काश ऐसे ही सारे क्वेश्चन आ जाए, सब में AP ही नहीं आए। अगर AP नहीं होगी तो उसके आगे के 4 पद भी आपको नहीं याद करने पड़ेंगे, है ना। माला जप रहे हो कि सर ये AP नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई तो फिर इसके आगे के 4 पद और बताने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो इसको आगे नोट करते हैं। हाँ जी देखो बच्चों, चौथे का 10th क्वेश्चन, मतलब चौथे में 10वें नंबर पे है ना, वो है 10वें नंबर पे। देखो a की घात 1, a की घात 2, a की घात 3, a की घात 4, और पूछा है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब देखो बच्चों ये इतना सरल सवाल तुम्हें दिया है, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? a² - a, क्योंकि आगे के पद से पीछे वाला पद घटा दो। फिर यहां से इसके बीच में कितना डिफरेंस है? आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटा दो, यानी आगे वाले पद से पीछे वाला पद घट गया, आगे वाले पद से पीछे वाला पद घट गया। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, a² में से a घटाने पर a बचता है, जो कि निहायती गलत जवाब है, नहीं बचता। वो सवाल होता है ऐसे, अगर ये सवाल ऐसे पूछता ना आपसे a 2a 3a 4a, अब ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि 2a में से 1 a जाएगा तो 1 a बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 a बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो a बचेगा, और ये सब के सब क्या है? बराबर बराबर है। तो बच्चों ये तो समांतर श्रेणी है, और ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर बार a को जोड़ नहीं रहे, a से गुणा कर रहे हैं, a से गुणा कर रहे हैं, और a हर एक चीज से गुणा गुणा करते चलेंगे, वो समांतर श्रेणी नहीं होती। वो आप भविष्य में पढ़ोगे, गुणोत्तर श्रेणी होती है, और गुणोत्तर श्रेणी हमारा सवाल का आंसर है ही नहीं। तो हमारा सवाल का आंसर था समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो ये बच्चों समांतर श्रेणी नहीं है, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि यहां पर हर बार नए a से गुणा किया जा रहा है, a जोड़ा नहीं जा रहा या घटाया नहीं जा रहा। ठीक है ना। इस तरह का सवाल होता तो बात अलग थी,
इस तरह के सवाल में यह एपी नहीं है, जो कि बराबर में नहीं आता, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, बराबर नहीं है तो क्या नहीं है, एपी नहीं है। आप कहोगे सर माला जप रहे हैं, काम हो रहा अपना, एपी नहीं आ रही ना ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो इसके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं चौथे के, अब 5 बचे हैं, वो 5 और कर लेते हैं फटाफट। चलो देखो, देखो टाबरो, एक नया सवाल आपने सामने प्रकट हो गया है, इन और सही कर दिया। यहां पर आ गए हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल से बच्चे घबराने लगते हैं, पता नहीं वर्गमूल देखने के बाद आपको क्या हो जाता है। वर्गमूल सबसे आसान चीज होती है, देखो कैसे। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इनको इजी बनाओ। देखो ये वर्गमूल 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्गमूल 8 को कितने बच्चे इसके अंदर ही अंदर 4 गुणा 2 लिख देंगे, बोले सब लिख देंगे। 18 को 9 गुणा 2, 32 को 16 गुणा 2, क्योंकि 16 दूनी 32, ठीक है। वर्गमूल 2 ऐसा का ऐसा, 4 में से 2 बार आ गया, अंदर 2 पढ़ाई है। 9 में से 3 बाहर आ गया, अंदर 2 पढ़ाई है। 16 में से 4 बाहर आ गया, अंदर 2 पढ़ा। अब मुझे एक बात बताओ आप, एक वर्गमूल 2 से एक वर्गमूल 2 अगर बढ़ गया तो कितने वर्गमूल 2 हो गए सर? 2। 2 आम में एक आम और मिला दोगे तो कितने आम हो जाएंगे सर? 3 आम। फिर उसमें एक आम और जोड़ो, 4 आम। फिर एक आम और जोड़ दो, 5 आम। इसका मतलब हर बार हम वर्गमूल 2 जोड़ रहे हैं। इसमें भी कितना वर्गमूल 2 जोड़ा? 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, सब में जुड़ रहा है ना। देखो 1 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 जोड़ा तो 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल में 1 वर्गमूल 2 जोड़ दिया 3, यानी डी का अंतर समान आ रहा है। बताओ आ रहा है क्या? यदि ये डी का मान समान है, यहां डी यानी क्रमागत पदों के बीच अंतर, और वो ब्रैकेट में क्या है? वर्गमूल 2, क्या बताओ वो समान है? क्या है? समान है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है बच्चों? समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर कितना होगा बताओ? जिसका सार्वय अंतर डी का मान वर्गमूल में 2 है, वो भी प्लस चिन्ह के साथ है। अब इसके आगे के कितने पद ज्ञात करने? 4। मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4, तो आगे कौन कौन आएगा? 5 6 7 8, 5 6 7 8, सबके साथ क्या लगा दो? वर्गमूल 2। क्या लगा दो? वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2। ये है इसके आगे के 4 पद। क्या है? आगे के 4 पद। नोट कर लो बच्चों, इस तरह से आप इसको एपी की पहचान आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छे से नोट करो, ये बढ़िया प्रश्न है, काफी बच्चों का डाउट होता है, तो इनको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो नोट करो इसको अच्छे से। बच्चों अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए वो सारे प्रश्न आपके 5.1 के टोटल हो चुके, सिवाय एक क्वेश्चन को छोड़ के। मुझे पता है आप वो कौन सा बता रहे हो, पहला। तो पहले के अंदर 4 पार्ट है, पहले के अंदर 4 पार्ट है, चारों में थोड़ी वर्डिंग की समस्याएं हैं, वर्डिंग की प्रॉब्लम, मतलब उसमें शाब्दिक क्वेश्चन है, उनको आपको थोड़ा सा समझना होगा, और उनमें भी पहचान करने की कौन सा समांतर श्रेणी बनाता है और कौन सा नहीं बनाता, ठीक है। अब जो समांतर श्रेणी बनाएगा उसको अलग छांट लेंगे, नहीं बनाएगा वो नहीं बनाएगा। अब जैसे इसका पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ता हूं, देखो। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया, जबकि पहला किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, और आगे अगर 1-1 किलोमीटर और चले तो 8 रुपये बढ़ता जाएगा। वे मेरी बात सुनो, आपको यहां से चल के यहां जाना है, और इनके बीच में ये पहला किलोमीटर आ गया, ये दूसरा, तो ये A1 है और ये A2 है, फिर तीसरा A3 है, चौथा A4 है, और इस तरह से आपको चलते जाना है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, किताब वाला बोल रहा है कि पहले किलोमीटर पर आपको 15 रुपये लगेगा। कितना रुपए? 15। कितने रुपए लग रहे?
15 रुपए। स्क्रीन को फुल करके देखना, 15 रुपए लग रहे हैं। चलो इसको थोड़ा मैं बड़ा भी करके लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखो ये 15 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए? 15। ये देखिए आप 15 रुपए। फिर बोल रहा आगे अगर 1 किलोमीटर और चल गए तो अब 15 रुपए नहीं लगेंगे, उसमें सिर्फ 8 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कितने रुपए की? 8 रुपए की। तो इसमें 8 रुपए और बढ़ा दो, तो 15 और 8 कितने होते हैं? 23 रुपए। फिर बोल रहा और 8 रुपए लगेंगे, तो ये और 8 रुपया बढ़ा दो, 31 रुपए। फिर 8 रुपए बढ़ा दो, यानी 39 रुपीज। यानी हर बार सर्वांतर समान चल रहा है बच्चों, समान चल रहा है। अतः ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। यहां क्रमागत पदों के बीच अंतर कितने का चल रहा है? 8 का। वो क्या है? समान है। अगर समान है अतः यह क्या है? एक एपी है, यानी यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें पहला पद 15 है, जिसमें जहां प्रथम पद A1 का मान 15 और सार्वंतर का मान 8 है बच्चों। इस तरह से आप इस सवाल को समझ सकते हो, ठीक है ना। अब पहले का दूसरा करते, ये था पहले का पहला। अब पहले का दूसरा क्या बोलता है, सुनो। पहले का दूसरा बोलता है कि एक बेलन है, सिलेंडर है, उसमें हवा की मात्रा होती है। मान लो एक सिलेंडर में गैस होती है ना, वैसे उसमें हवा है, और वो हवा निकालने वाला पंप हर बार जितनी बेलन में जो हवा बची है उसका 1/4 बाहर निकाल रहा है। मान लीजिए कि देखो मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं इस सवाल को मिटा देता हूं। इसको आप नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। हाँ भाई, ये सवाल थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। इस सवाल में पहले का दूसरा है ये, और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें V आयतन की हवा है। कितने आयतन की? V आयतन की, आयतन की हवा। और बच्चों हवा हमेशा आयतन में ही मापी जाती है। पानी, हवा, ये सब आयतन में होते हैं, इसके अंदर आयतन में होता है। अब एक पंप लगा दिया और उससे हवा बाहर निकल रही है। हवा क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है। और कितनी बाहर निकल रही है? जितनी उसमें मौजूद है उसका 1/4 भाग बाहर निकल रही है। और आपको जो श्रेणी बनानी है वो उसमें जितनी हवा बच गई वो लिखनी है, ठीक है ना। एकदम से स्टार्टिंग में जब इस पंप चालू ही नहीं हुआ था, क्या जब पंप चालू ही नहीं हुआ था, तब पंप ऑफ था, तब इसमें कितना वॉल्यूम था बताओ सर? उसमें V वॉल्यूम की हवा थी, सही है ना। जब पंप ऑफ था, जैसे ही उसको चालू किया, ऑन किया, तो उसमें से 1/4 हवा बाहर निकल गई। कितनी हवा? 1/4। अब मुझे एक बात बताओ, V में से 1/4 V बाहर निकल गए, तो शेष कितनी बची? 4V माइनस 1V/4, यानी 3V/4 शेष बची। ये क्या हवा है? शेष हवा। तो यहां हम लिख रहे हैं शेष हवा की श्रेणी बना रहे हैं। जैसे ही हमने इसको पंप चालू किया, 1/4 बाहर निकल गई, तो 3V/4 बच गई। अब बताओ इस सिलेंडर में कितनी हवा है? 3V/4 हवा इसमें मौजूद है, ठीक है ना। 3V/4। देखो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, देखो ऐसे ध्यान देना, ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर, इसमें V हवा है। जैसे ही हमने पंप ऑन किया पहले सेकंड में, तो अब हवा बच गई, उसकी 3/4 हवा बच गई है, क्योंकि 1/4 तो कम हो गई। अब देखो बच्चों, अब आगे जो बेलन बचा है उसमें कितनी हवा बची होगी बताओ? यानी इसका 1/4 भाग और निकल गया बाहर, इसका 1/4 भाग और निकल गया बाहर। तो देखो पहले कितनी हवा इसमें? 3V/4 पहले से है, 1/4 भाग इसका निकल चुका है।
तो शेष बच गया देखो 3v/4 माइनस 3v/16, 16 आ गया लघुत्तम, 4 चौके 16, 4 3 12, 3v यानी 9v/16, ये भाग शेष बच गया 9v/16। तो इस बार कितना आएगा 9v/16। इस तरह से ये हवा निकलती रहेगी और ये श्रेणी बनती रहेगी। तो देखो आप ध्यान से देखना, यहां पर अंतर कितना है पता है क्या आपको, इसमें से ये घटाएंगे ना तो अपन को 1/4v मिलेगा, और इसमें से घटा के देखो आप 9v/16 में से 3v/4 घटाओ, 4 3 12, 9 में से 12 गया, माइनस का 3v/16 बचेगा, कितना माइनस का 3v/16, सॉरी ये आ जाएगा माइनस का 1/4v, क्यों घटा के देखो आप 3v/4 में से v घटेगा, इसको 1 मान लो तो ये बचेगा 4, 3v माइनस 4v यानी माइनस का v/4 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये चीज और ये चीज कभी बराबर हो सकती है क्या? बोलो सर नहीं हो सकती। अगर ये बराबर ही नहीं है ना तो ये एक समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ इतना लिखना है इस सवाल में, यह एपी नहीं है, बात खत्म बच्चा लोग, सीधी सी बात है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि हर बार हवा जो बच रही है ना वो अजीबोगरीब हवा बच रही है, और ये एक गुणोत्तर श्रेणी बना रही है बच्चों। कौन सी श्रेणी बना रही है? गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो कदे भी नहीं बना सकती। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो, डायग्राम बना के नोट कर लेना ताकि समझ में आ जाए। बच्चों अब आपके सामने पहले का तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। पहले का तीसरा, वो बोलता है कि एक कुआं खोदना है। क्या खोदना है? कुआं। देखो ये कुआं है, कुआं बेलनाकार ही होता है, ठीक है ना, और ये जमीन पे ऐसे मतलब आपको एक कुआं की खुदाई करनी है, इससे बाहर निकलेगी मिट्टी। क्या निकलेगी? मिट्टी। अब ये बोल रहा है कि आपको जो कुआं खोदना है ना उसकी प्रथम खुदाई की जो लागत है, यानी आप पहली बार जब इसको खोदना चालू करोगे तब आपसे 150 रुपए लेंगे। कितने रुपए लेंगे? 150 रुपए। बोले ठीक है सर 150 रुपए लेंगे। उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई बढ़ाते जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। मान लीजिए कि आपने कुआं खोदा, ठीक है, इस तरह से, और इसकी स्टार्टिंग की खुदाई आपने 1 मीटर की कितने की? 1 मीटर। कस्सी ले लो, कस्सी लेके लग जाओ सारे के सारे खोदने, 1 मीटर तक खोद डालो सब। 1 मीटर तक खुदाई हो गई और उसका रुपए कितना देगा आपको? 150 रुपया। फिर आपने थोड़ा बहुत और खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, आप में फिर शरीर में ऊर्जा आई और आपने फिर से कस्सी लेके 1 मीटर और खुदाई कर दी। कितनी मीटर? 1 मीटर। तो बच्चों जैसे ही आपने 1 मीटर और खोदा ना, अब आपको 150 रुपये नहीं मिलेगा, हर 1 मीटर का 50 रुपये बढ़ता चलेगा। तो बताओ पहली खुदाई में कितना रुपए मिला? 150। अब कितना बढ़ जाएगा? 50। तो 150 रुपये में 50 रुपये बढ़ा दो, कितना बन गया? 200। फिर आप में ऊर्जा आ गई, आपने फिर 1 मीटर और खोद दिया, तब और कितना बढ़ जाएगा? बोले सर आपका 50 रुपये और बढ़ जाएगा। तो फिर और 200 में 50 रुपये बढ़ा दो, कितना आया? 250। और इस तरह से ये 250 के बाद में क्या आएगा? 300। 50 का अंतर सेम है, इसलिए क्या ये केपी बताओ ये 50 है क्या? ये भी 50 है, ये भी 50 है, बराबर है। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं? बिल्कुल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको ये लिखना है 150, 200, 250 और 300। हर बार कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 50 50 50, बात खत्म, ठीक है ना। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि समांतर श्रेणी आखिरकार होती क्या है, ठीक है ना, जिसमें क्रमागत पदों के बीच में अगर अंतर समान हो, जैसे यहां पर है 200 में से 150 गए 50, 250 में से 200 गए 50, हर बार 50 50 का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप सभी को पता है ब्याज क्या होता है? हैं? ब्याज क्या होता है आपको पता है क्या सभी को? घर वाले कभी कभी ऐसे बातें करते रहते हैं कि इसको इतना ब्याज दे दिया या फिर इसको इतना ब्याज लेना है, ऐसी बातें आपके कानों में जाती रहती है।
ठीक है, कभी सोचा है कि आखिर ब्याज क्या होता है? देखो बच्चों, ब्याज की एक दर होती है 8% का मतलब होता है कि 100 रुपए पर 8 रुपए आपको मिल जाएंगे। यानी अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए तो उसका 8 रुपए आपको मिल जाएगा, जो भी शर्त है ब्याज की, चाहे वो सालाना हो चाहे वो मासिक हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर मिश्र धन पूछा है आपको। देखो मूलधन कितना दिया, 1000 रुपए, दर कितनी है 8%। हर बार आपको मिश्र धन बताना है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, और उसमें चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी बनती है या फिर नहीं। अब पहली बात तो 10वीं क्लास का बच्चा बोलेगा सर हमें मिश्र धन का फॉर्मूला नहीं पता है, और यहाँ पे ब्याज कौन सा बात हो रही है, चक्रवृद्धि। कौन सी? चक्रवृद्धि। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो चलो हम लिखा देते हैं। देखो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, इसको बोला जाता है बच्चों P, इसको बोला R, और T का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। और उसका फॉर्मूला है P गुणा R बटा 100 प्लस 1 और उसकी घात लगती है T, समय। समय की क्या लगती है? घात लगती है बच्चों। T का मतलब क्या होता है? समय होता है। समय किस में होता है? यहां पर इस सवाल में वार्षिक बात यानी वर्ष में दे रखा है, तो हर बार ये फॉर्मूला लगेगा। टी का मान पहले साल के लिए कितना रखेंगे 1, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए 3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम वर्ष उसके लिए मिश्र धन निकालेंगे, फिर दूसरा साल यानी सेकेंड वर्ष, फिर थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, और इस तरह से अलग अलग निकालेंगे और जांच करेंगे क्या वो समांतर श्रेणी बनती है या नहीं। देखो बच्चों ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ये कन्फर्म ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि आप बुक बनाने वाला, कि आपको समांतर श्रेणी का वाकई में पता है। देखने से क्या आपको पता चलता है कि कौन सी श्रेणी समांतर और कौन सी श्रेणी समांतर नहीं है। अगर उनमें क्रमागत पदों का अंतर समान आए तो ही है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो यहाँ पे प्रथम वर्ष में फॉर्मूला लगा दो P R बटा 100 प्लस 1 की पावर 1, P R बटा 100 प्लस 1 की पावर 2, P R बटा 100 की पावर प्लस 1, R बटा 100 प्लस 1 की पावर 3, और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। मान रख दो P का मान कितना है 1000 रुपये, R का मान 8 बटा 100 प्लस 1 की पावर 1, यहाँ पर 8000, 8 बटा 100 प्लस 1 की पावर 2, तीसरे में 1000, 8 बटे 100 प्लस 1 की पावर 3। मुझे अब बात बताइए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, पावर बढ़ रही है 1 2 3, यानी हर बार ये जो फोल्डर है ना उसकी गुणा हो रही है। हर बार इस फोल्डर की क्या हो रही है, गुणा। यानी 8 बटा 100 प्लस 1 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब हर बार 8 बटा 100 प्लस 1 की गुणा हो रही है, न कि जोड़ घटाव नहीं हो रहा। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, यहां क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं बनाता। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। भविष्य में हम कॉम्पिटिटिव मैथ भी लेके आएंगे तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो इसके और इसके बीच में अंतर नहीं है। 8 बटा 100 प्लस 1 की गुणा करिए, इतना बढ़ा दिया, ठीक है ना। हाँ अंतर तो है, लेकिन वो अंतर इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 बटा 100 प्लस 1 को एक बार और गुणा कर दिया। गुणा में घातें जुड़ जाती है, 2 घात से 3 घात हो गई। इसका मतलब यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जो कि आप भविष्य में पढ़ाई करोगे। आप ये नोट कर लो, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ बच्चों 5.1 हो गई आपकी कंप्लीट। क्या हो गई है, कंप्लीटेड। तो बच्चों कैसा लगा आपको पढ़ के, बताइए। इस क्वेश्चन को आप एक बार लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, रोक के, ठीक है ना। ये थी हमारी समांतर श्रेणी की 5.1 प्रश्नावली, जो हमने एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, छोड़ा किसी को नहीं, हमने सारे सवाल किए हैं। वर्डिंग वाले सवाल अपनी बुक को सामने रख के देख सकते हो आप, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.2 का कॉन्सेप्ट।
और उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम 5.2 के हर एक सवाल को हल करेंगे, जिससे आप अच्छे से और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसकी तैयारी कर सको। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए और सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।